एम आई ऑडिबल? फाइन। पहले तो सबको नमस्ते कि आप सब संडे की सुबह अपने फैमिली को छोड़ के थोड़ा बोरिंग टॉपिक भी बोल सकते हैं वो सुनने आए हैं। पर सी नाउ इंडिया हैज़ अराइव्ड और मेरे प्रेजेंटेशन में आपको वो दिखेगा कि इंडिया में अभी क्या हो रहा है। मेरा जो पूरा प्रेजेंटेशन है उसमें दो तीन चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। एक तो मेगा ट्रेंड्स, लीडरशिप, फिर रियल केस स्टडीज भी स्टडी होंगे, तो आपको मज़ा आएगा। बिफोर स्टार्टिंग माय प्रेजेंटेशन एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ क्योंकि अभी सेबी बहुत स्ट्रिक्ट है। जो भी स्टॉक्स आज डिस्कस करेंगे हम वो एजुकेशन पर्पस के लिए है, इट इज़ नॉट आवर रिकमेंडेशन टू बाय। और जो भी स्टॉक्स डिस्कस करेंगे वो हम खुद ओन कर रहे हैं, तो दिस इज आवर डिस्क्लेमर। इंडिया को अगर हम देखें तो 17th सेंचुरी तक हम सब को पता है कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड में वाज अराउंड 25 to 35%। लेकिन फिर बाद में ब्रिटिशर्स आए और हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंटली नीचे गया एंड इट वेंट एज लो एज 2%। और वहां से अगेन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद वी आर रिकवरिंग, अभी वी आर एट अराउंड 7%, बट स्टिल अ ह्यूज रूम टू कवर। एक चीज मैं बहुत कॉन्फिडेंटली मानता हूं और आप सबने भी ये देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जो वेल्दी पर्सन होता है वो अगर गरीब बन जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, तो उसमें डीएनए तो होता है फिर से वेल्दी बनने का। इंडिया का वही है। उसके सामने आप कोई बिलो पॉवर्टी लाइन वाले फैमिली को देखोगे, उसको रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट है, उसको बाहर लाना, पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। इंडिया वो लीग में नहीं है। इंडिया वॉज ऑलरेडी अ वेल्दी कंट्री एंड वी ऑल नो दैट। हमारे डीएनए में वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है। हमारी पर कैपिटा इनकम हैज जस्ट क्रॉस $2,000 एंड इफ वी एक्सपेक्ट कि हमारा जीडीपी ग्रोथ 7 to 8% रहे, दिस इज रियल जीडीपी एंड आई एम कंजर्वेटिव। अगर आप राकेश झुनझुनवाला जी को सुनेंगे तो वो तो 10% प्लस की बात कर रहे हैं अमृत काल में। आई एम टेकिंग 7 to 8%। उसमें हम इन्फ्लेशन 4-5% ऐड करें तो 12 to 13% विल बी आवर नॉमिनल ग्रोथ एंड 1% इज आवर पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर ये सबको हम कंबाइन करें तो बाय 2032 नेक्स्ट 10 इयर्स में वी कैन बिकम $8 ट्रिलियन इकोनॉमी और हमारा पर कैपिटा इनकम फ्रॉम $2,000 कैन गो टू $6,000। अभी इससे क्या होगा वो आगे की स्लाइड्स में आपको पता चलेगा कि व्हेन पर कैपिटा इनकम गोज अप उससे क्या चेंज आता है, क्या सी चेंज आता है, दैट वी विल डिस्कस। इंडिया इज डेस्टाइन्ड टू चेंज इकोनॉमिकली बियॉन्ड इमेजिनेशन। और ये राइट साइड, आपके राइट साइड पे आप देखोगे ये जो चार्ट है, एवरी डिकेड हमारा जीडीपी ग्रोथ ने अच्छा वृद्धि किया है, यानी फ्रॉम 3% to 5% to 5.6 to 6.75, एवरी डिकेड हमारा जीडीपी बढ़ा है। हम सब ने लास्ट 8 इयर्स में पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स तो देखे, जैसे कि जीएसटी, रेरा, आईबीसी, ये सब तो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स है और उसके फ्रूट्स दिखना अभी चालू हो गए हैं। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा बात नहीं होती है एंड इंडिया इज इन द मिडल ऑफ रिवॉल्यूशन। हम लोग अभी एक रिवॉल्यूशन के बीच में जी रहे हैं और कौन कितने स्केल पे हम काम कर रहे हैं उसका मैंने यहां सिग्निफिकेंस दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल, जन धन योजना, 30 करोड़ पीपल हैव बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस। दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट 80% पॉपुलेशन ऑफ यूएस। उसी तरह हर घर जल जो मोदी जी का मंत्र है, 45 करोड़ पीपल आर बेनिफिशियरीज। इट इज इक्विवेलेंट टू यूरोप। सी द स्केल एट विच वी आर वर्किंग, इंडिया इज वर्किंग। प्रधानमंत्री आवास योजना 11.5 करोड़, दिस इज इक्विवेलेंट टू जापान पॉपुलेशन। वन नेशन वन रेशन कार्ड, आप सबको पता होगा कोविड के टाइम पे 81 करोड़ लोगों को हमने फ्री फूड दिया था गवर्नमेंट ने। ये बेनिफिशियरीज क्यों हुए? बिकॉज ऑफ वन नेशन वन रेशन कार्ड एंड दिस इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन ऑफ यूएस एंड यूरोप
कंबाइंड। सौभाग्य योजना, दैट इज इलेक्ट्रिफिकेशन, वहां आप देखो 13 करोड़ बेनिफिशियरीज, दिस इज इक्विवेलेंट टू रशिया। आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस, वहां पे 17 करोड़ बेनिफिशियरीज आर देयर। आप अगर महावीर हॉस्पिटल में जाओगे आपको दिखेगा आपके बाजू में बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग होते हैं बिकॉज ऑफ दिस। 125% ऑफ मैक्सिको। उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शंस 8 करोड़, दिस इज इक्विवेलेंट टू जर्मनी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोविड में हमने जो किया वैक्सीनेशन, 200 करोड़ प्लस अभी रिसेंटली ये क्रॉस किया हमने, और अभी उसका मैं किसके साथ कंपैरिजन करूं मुझे भी पता नहीं है। सो दिस इज द स्केल एट विच वी आर वर्किंग टुडे, इंडिया इज गोइंग ऑन, और इसलिए वी आर लिविंग इन द मिडल ऑफ रिवॉल्यूशन। इसी तरह सी मोदी जी एक बहुत अच्छी चीज बोलते हैं कि इंडिया को है ना हमेशा हमें ट्रेन की तरह देखना है, स्कूटर की तरह नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि स्कूटर जब टर्न मारता है तो तुरंत हमें दिखता है कि ये टर्न लगा, लेकिन ट्रेन जब टर्न मारती है तो थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि हाँ उसने टर्न मारा। इंडिया में भी ऐसा ही है, हर एक चीज ग्रेजुअली स्लोली स्टेडीली होती है। तो यहाँ पे आप देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लास्ट 8 इयर्स में हम कहाँ से कहाँ आए, 133 से वी आर 63। अभी नया जब आएगा आई फील कि हम बिलो 50 हमारा होना चाहिए। उसी तरह लास्ट 2 इयर्स में सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व कोई कंट्री ने ऐड किया हो तो वो इंडिया ने किया है, नॉट इवन चाइना। इट इज $177 बिलियन। सो इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। यहां पे आप देखो 2000 में इंडिया वॉज नोवेयर, टॉप 10 में इंडिया था ही नहीं। 2010 में इंडिया 9th पोजीशन पे आया, 2020 में इंडिया 6th पे आया, और अभी 2030 में इट इज एक्सपेक्टेड कि हम लोग 3rd पोजीशन पे आ जाएंगे। काफी लोग हमेशा मुझे पूछते हैं कि हाउ मच रिटर्न वी शुड एक्सपेक्ट राइट आउट ऑफ इक्विटी मार्केट्स। उसका ये जीता जागता नमूना है 1993 से अभी तक का। सी यहां पे आप देखोगे 1993 में सेंसेक्स जो था, हमारा नॉमिनल जीडीपी जो था, और हमारा सेंसेक्स का ईपीएस का ग्रोथ था, ये तीनों चीज आप देखोगे तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल, 12% केगर रिटर्न। यानी जो भी हमारा नॉमिनल ग्रोथ होता है ऑलमोस्ट उतना हमारा सेंसेक्स का रिटर्न होता है। उसमें अगर फंड मैनेजर अच्छा है तो शायद उससे बेटर रिटर्न्स बन सकते हैं। सो नाउ आई एम कमिंग टू सेकेंड फेज ऑफ माई प्रेजेंटेशन। सी लाइफ में एक चीज हमेशा हमने सीखी है, और मैंने बहुत अच्छी तरह सीखी है क्योंकि मैं हर साल हिमालय में ट्रैकिंग के लिए जाता हूं विथ श्री औरोबिंदो सोसाइटी। जब हम माउंटेन क्लाइंब करते हैं तो हमें झुकना पड़ता है, और झुकते हैं तभी हम ऊपर जा सकते हैं। और जैसे ही हम शिखर पे आ जाते हैं और फिर झुकना बंद कर देते हैं तो द ओनली वे टू गो इज डाउन। यही लाइफ का भी है। लाइफ में भी अगर आप हम्बल नहीं रहोगे, आप एरोगेंट हो जाओगे, इगोइस्टिक हो जाओगे, वो आपका पिनेकल बन जाता है और वहां से आप नीचे ही जाते हैं। So humility is very important in life. Humility leads to listening, and listening leads to learning. So talking about my journey of last 13 years, first phase from 2009 till 2017, वो बोलते हैं ना बिगिनर्स लक तो बिगिनर्स लक बहुत अच्छा था। इवन विथ लेस नॉलेज, लेस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च टीम भी कुछ खास नहीं थी, रिटर्न्स बहुत अच्छे थे। तो काफी बार ऐसा होता है कि लक प्लेज अ बिग रोल राइट। तो रॉबस्ट CAGR टिल 2017, लेकिन फिर जब आपकी प्रोसेस बराबर नहीं होती है तो आपका डाउनफॉल भी आता है, और सी बैड फॉर्म भी होता है, जैसे विराट कोहली का भी बैड फॉर्म अभी चल रहा है। तो 2018 वॉज अ बैड फॉर्म, बैड पैच फॉर मी। वहां पे हमारा जो मार्वेल प्लान है, मिड कैप प्लान है, वहां पे बिग अंडर परफॉर्मेंस आया था, और उसके वजह से तब हमारी इंटरनल मीटिंग्स जो होती थी उसमें एक सजेशन ये भी आया था कि शुड वी डिस्कार्ड दिस प्लान, कि ये प्लान को अभी बंद कर देना है। लेकिन सी कंसेप्ट का एक कल्चर है कि वी स्टैंड बाय व्हाट वी डू, और हम लोगों ने डिस्कार्ड नहीं किया। हम लोग आज भी आपके सामने हैं विद दैट बैड परफॉर्मेंस।
हम लोग भागने वालों में से नहीं है, हम लोग खड़े रहते हैं और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो आफ्टर दैट लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन हैपेंड, मैंने बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बहुत बुक्स पढ़ी, और उसके बाद एक इवॉल्व्ड फिलॉसफी निखर के बाहर आई। एंड नाउ आई फील वी आर रेडी टू रन। एक्सपीरियंस प्लेज अ बिग रोल इन इक्विटीज, एंड स्पेशली जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो और लॉन्ग टर्म के लिए, तब एक्सपीरियंस प्लेज अ वेरी बिग रोल। सो लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। So I personally feel, even for myself, my company and for India, कि best is yet to come. अच्छा फेज जा रहा था, बीच में एक सेटबैक आया, लेकिन अगेन वी आर रेडी, डोंट गिव अप, एंड यहां से अभी ऊपर ही जाना है। जो नई फिलॉसफी हमारी इवॉल्व हुई, इसमें 2019 में आई केम अक्रॉस अ वीडियो ऑफ उत्पल सेठ, हु इज सीईओ ऑफ रेयर एंटरप्राइज। राकेश झुनझुनवाला कंपनी में वो सीईओ है। उनका सीएफए सोसाइटी में एक यूट्यूब वीडियो है, बहुत बढ़िया वीडियो, आई रिकमेंड यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो। ही टॉक्स अबाउट मेगा ट्रेंड्स एंड लीडरशिप। सो व्हाट इज मेगा ट्रेंड? मेगा ट्रेंड इज नथिंग बट स्ट्रक्चरल शिफ्ट, जो लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है, इररिवर्सिबल होता है, और वो ट्रांसेंड करता है ज्योग्राफीज को, जनरेशंस को और गवर्नमेंट को। यानी इवन गवर्नमेंट भी चेंज होती है पर मेगा ट्रेंड नहीं टूटते हैं। जनरेशन चेंज होती है लेकिन मेगा ट्रेंड नहीं टूटते हैं। दे लास्ट फॉर डिकेड्स। एग्जांपल्स यहां पे मैंने रखे हुए हैं। शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये इंडिया में हम देख रहे हैं। इसी तरह वर्किंग वुमन, लास्ट 10 इयर्स में वर्किंग वुमन कम थे, आज ज्यादा है, नेक्स्ट 10 इयर्स में और बढ़ने वाले हैं। अर्बनाइजेशन, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी डिजिटल, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हर कंपनी अभी डिजिटल पे जा रही है। एंड कंजम्पशन बूम, स्पेशली डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, एस्पिरेशनल कंजम्पशन। जब पर कैपिटा $2000 के ऊपर होता है तो एस्पिरेशनल कंजम्पशन बढ़ता है, और ये हर एक कंट्री में हुआ है। आई विल टॉक अबाउट दैट। उसी तरह लीडरशिप, आप लास्ट 15-20 ईयर्स देख लीजिए इंडिया में, कोई भी सेक्टर में जो टॉप 3 प्लेयर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, दे कैप्चर अराउंड 70 to 80% ऑफ द प्रॉफिट पूल। बी इट एफएमसीजी, वहां पे आप देख लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर एंड आईटीसी। आईटी सेक्टर में इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो। फार्मा में सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी। टू व्हीलर्स में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज एंड टीवीएस। सो हर एक सेक्टर में आपने देखा होगा कि टॉप 3 प्लेयर्स, लीडर्स, जनरली मार्केट शेयर भी उनका ज्यादा होता है एंड प्रॉफिट शेयर भी ज्यादा होता है, और इसलिए शेयर प्राइस रिटर्न भी ज्यादा होता है, वहां पे वेल्थ बनती है। सो लीडर्स क्रिएट मोस्ट वैल्यू अक्रॉस सेक्टर्स ओवर मेनी साइकिल्स। सो इन दिस इवॉल्व्ड फिलॉसफी देयर आर 5 legs ऑफ मल्टी बैगर्स। मल्टी बैगर जो भी स्टॉक बनते हैं 10 times, 20 times, 50 times, 100 times, उसमें 5 चीजें बहुत जरूरी होती है। सबसे पहली, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी शुड बी ह्यूज। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं टाइटन का। इंडिया में ज्वेलरी सेक्टर का ओवरऑल मार्केट साइज है 5 लाख करोड़, और तनिष्क उसमें सबसे बड़ा लीडर है विथ जस्ट 6% मार्केट शेयर। यानी सेक्टर इतना बड़ा है लेकिन अभी भी नंबर 1 प्लेयर इज जस्ट 6%। So see the room for Titan to grow even from here. उसी तरह दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड ग्रोथ अलोंग विथ लीडरशिप। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कैस्ट्रॉल इंडिया। कैस्ट्रॉल इंडिया का लास्ट 10 इयर्स में आरओसी इज वे अबाउ 60%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बहुत ज्यादा रिटर्न कमाता है वो, लेकिन वहां ग्रोथ नहीं है, तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर को लास्ट 10 इयर्स में रिटर्न नहीं मिला है, 0% रिटर्न है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में आप देखोगे तो ग्रोथ इज वेरी हाई। इंडिया इज अ रनर विदाउट शूज, इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सेल्स ग्रोथ बहुत आता है, लेकिन आरओसी सिंगल डिजिट है, बिलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो अगेन वहां पे पैसा नहीं बना है लास्ट 10 इयर्स में। सो पैसा कहां पे बनता है? जहां पे ग्रोथ भी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है, और उसमें सोने पे सुहागा, इट शुड बी अ लीडर, टॉप 1 2 3 प्लेयर होना चाहिए, एंड इट शुड बी गेनिंग मार्केट शेयर। तीसरा, मैनेजमेंट। सी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रमोटर ने सोच लिया कि मैं ही भगवान हूं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर मेरे लिए कुछ नहीं है,
तो आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे, शेयर होल्डर कभी पैसा नहीं बना पाएगा. सो इंटीग्रिटी इज अ मस्ट एंड वी ऑल नो कि टाटा ग्रुप ने हमेशा ये दिखाया है. लॉन्ग रनवे इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर के लिए कंपनीज नहीं खरीदनी है, वहां पे लॉन्ग रनवे होना चाहिए. टाइटन लास्ट 10 years में भी पैसा बनाया है, नेक्स्ट 10 years में भी ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर देयर टू मेक मनी. एंड फाइनली वैल्यूएशन. सी वैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन इट इज मोर ऑफ एन आर्ट एंड लेस ऑफ साइंस. वो भी हम आगे बातें करने वाले हैं. हम लोग ने ये सीखा है कि अच्छा बिजनेस जो स्ट्रक्चरली अच्छा हो रहा है उसके साथ, लेकिन टेम्पररी सेटबैक से जा रहा है, टेम्पररी प्रॉब्लम से जा रहा है, तो वो शेयर टूट जाता है. एंड दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय. सो वैल्यूएशंस में हम लोग इसको अभी बहुत फोकस करते हैं. सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू बाय कंपाउंडिंग इंजिन्स? तो सबसे पहले फोकस इज ऑन डेस्टिनेशन. निक स्लिप करके एक फंड मैनेजर थे यूके में. ही फोकस्ड ऑन डेस्टिनेशन एनालिसिस कि ये कंपनी 10-15 years के बाद कहाँ लैंड अप कर सकती है, और फिर वो देखते हैं कि कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो कंपनी को वहां जाने में रोकने में. तो दिस इज हाउ वी ऑल्सो ट्राई टू स्टडी एंड नॉट द इमीडिएट क्वार्टर. हम लोग कभी नेक्स्ट क्वार्टर में कितना पैसा बनेगा, क्या ईपीएस आएगा, क्या मार्जिन आएगा, वी डोंट फोकस ऑन दैट. वी फोकस कि ये कंपनी कहाँ लैंड अप हो सकती है, कहाँ जा सकती है. एंड दिस इज रियल इन्वेस्टिंग, राइट? अगर मैं नेक्स्ट क्वार्टर पे फोकस करूंगा तो वो तो स्पेक्यूलेशन हुआ, वो तो सट्टा हुआ, वो इन्वेस्टिंग थोड़ी हुआ. इन्वेस्टिंग इज लॉन्ग टर्म. इन्वेस्टिंग जब हम करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. उसी तरह जब हम ऐसे कंपनीज लेते हैं तो वहां पे री इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं आता है. जो शॉर्ट टर्म सोचते हैं उनको नए नए स्टॉक्स भी खोजने पड़ते हैं. यहां पे आपको नए स्टॉक्स इतने खोजने नहीं पड़ते हैं. सो अल्टीमेटली इट लीड्स टू पीस ऑफ माइंड. और दूसरा क्या होता है, मैंने 2018 में वो देखा था कि जब हमारे स्टॉक 40-50% टूट जाते हैं तो उसमें हमारा फोकस सब वही स्टॉक पे चला जाता है कि भाई क्यों टूटा. जब हमने लिया होता है तब तो रिसर्च किया होता है, लेकिन 50% टूटता है तो और ज्यादा रिसर्च करते हैं कि भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट? तो सब फोकस फिर वहां चला जाता है. एक्चुअली फोकस शुड बी ऑन फाइंडिंग न्यू आइडियाज ड्यूरिंग दैट टाइम. तो एनर्जी वहां जानी चाहिए थी, लेकिन वो अलग जगह पे जा रही थी, तो वो नहीं होना चाहिए. सो अभी हमारे पोर्टफोलियो में जो भी है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वी हैव ऑल द टेनिस बॉल एंड नॉट एग्स. टेनिस बॉल और एग्स में क्या फर्क है? टेनिस बॉल नीचे गिरता है तो वो बाउंस करके ऊपर आ जाता है, एग्स नीचे गिरता है वो हमेशा के लिए टूट जाता है. सो ट्राई टू हैव दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो. ये कंपाउंडिंग मशीन बाई करने से इट हेल्प्ड मी थिंक लाइक अ ओनर. 1960s में वॉलमार्ट got listed in US, 1962 around. Who made the maximum wealth in Walmart? Do you know? It's the promoter. Walton family ने सबसे ज्यादा wealth बनाया. क्यों बनाया? Simple reason, they stayed invested. कोई institutions ने नहीं बनाया, कोई minority shareholder ने इतनी wealth नहीं बनाई, क्योंकि they dance in and dance out. वो बेचते थे लेते थे, बेचते थे लेते थे. 1-2 क्वार्टर वॉलमार्ट के खराब आए तो भाई खराब स्टॉक है बेच दो, और फिर कभी ले नहीं पाते थे. वॉल्टन फैमिली ने सबसे ज्यादा वेल्थ बनाया. सिमिलरली इन्फोसिस में नारायण मूर्ति एंड फैमिली मेड मैक्सिमम वेल्थ. दूसरे प्रमोटर्स ने मैक्सिमम वेल्थ बनाया. रिलायंस में अंबानी फैमिली ने मैक्सिमम वेल्थ बनाया. सो अगेन माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डू यू थिंक? और सी इन्वेस्टर का थिंकिंग और ओनर का थिंकिंग अलग होता है, और वो भी मैं आपको एक आगे की स्लाइड्स में समझाने वाला हूं. सो नॉट टेकिंग डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन. हमारे फील्ड में ये बहुत खराब चीज मानी जाती है कि भाई आप कुछ करते नहीं हो तो आप इनएक्टिव हो. नहीं, वी आर वेरी एक्टिव. जब वो डक पॉन्ड में चलता है तो ऊपर से एकदम शांत दिखता है, लेकिन अंदर पांव उसके हिलते रहते हैं, फिन्स हिलते रहते हैं. हमारा भी ऐसा ही होता है. हम लोग एक्टिविटी कम करते हैं ओवरऑल, लेकिन रिसर्च हमारा बहुत होता है. सो अनरियलाइज गेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हिरेन भाई बैठे हुए हैं, उनको पता होगा कि कितना लोग को टैक्स भरना पड़ता है, बिकॉज दे चर्न बहुत उनका हाई होता है, बहुत टर्नओवर रेशियो होता है, राइट? तो ये सब चीजें व्हेन यू बाय कंपाउंडिंग इंजिन्स, इससे फर्क पड़ता है. एंड इवन द बेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इवन आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, आपका स्ट्राइक रेट 45-50% हो तो यू आर रिगार्डेड एज द बेस्ट इन्वेस्टर्स. राकेश झुनझुनवाला का मैं यहाँ पे 10 स्टॉक गिना सकता हूँ जो फेलियर है, लेकिन ही इज स्टिल नोन फॉर टाइटन, लुपिन,
क्रिसिल, राइट? सो अपने को थोड़े स्टॉक्स में ही पैसा बनने वाला है, हर एक स्टॉक में नहीं बनने वाला है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। सो नाउ रियल केस स्टडीज पे आते हैं। पहले पास्ट के केस स्टडीज लेंगे, फिर अभी प्रेजेंट के लेंगे। सो हाउ मल्टी बैगर्स आर मेड। ये एनुअल रिपोर्ट है क्रिसिल का 2000-2001 डॉट कॉम बबल के टाइम पे। तब क्या हुआ, अचानक से उसमें लॉस आया, 4 करोड़ का लॉस आया वो टाइम पे 2000 में क्रिसिल में। और इट वाज बिकॉज ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था और वो गलत हो गया, तो वहां पे लॉस आया। सो इट वाज अ वन टाइम लॉस, इट वाज नॉट अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, इट वाज अ टेम्पररी प्रॉब्लम। तो उससे क्या हुआ, सी मार्केट शॉर्ट साइटेडनेस से चलता है, तो मार्केट ने क्या किया, स्टॉक को तुरंत तोड़ दिया। तो 248 करोड़ का जो मार्केट कैप था क्रिसिल का, वो घट के 74 करोड़ हो गया। मार्केट कैप रिड्यूस्ड लाइक एनीथिंग। और उसके पहले के साल में आप देखोगे तो इट वाज 298 करोड़, समथिंग लाइक दैट। तो शेयर प्राइस कैसे टूटा, इट वेंट फ्रॉम 80 टू 10 रुपीज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन टाइम लॉस। सो दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी। अगर किसी ने 10 रुपए में ये क्रिसिल का शेयर वो टाइम में लिया होता, या चलो 20 रुपए में लिया होता, ओनली अ पर्सन हु टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क विंस। सो वो क्रिसिल का क्या हुआ, वो 10 रुपीज इज टूडे 3,300 रुपीज, 330 टाइम्स इन 21 years, मल्टी बैगर। पावर ऑफ मेगा ट्रेंड एंड लीडरशिप। तब रेटिंग एजेंसीज जस्ट स्टार्ट हुई थी और क्रिसिल का 60% मार्केट शेयर था, इट वॉज अ लीडर, इवन टुडे इट इज अ लीडर। इतना पैसा बना। क्रिसिल पेज 30 रुपीज डिविडेंड ईच ईयर नाउ, यानी 10 रुपए में आपने लिया, आपको 3 टाइम्स तो डिविडेंड मिल रहा है, राइट? सो पर्सन हु रिस्क नथिंग इज नथिंग, हैज नथिंग। He may avoid suffering and sorrow, but he cannot learn, feel, change, grow or love. So calculated risk लेना है, important है। History never repeats, but it rhymes. तो अभी हम करंट केस स्टडी पे आते हैं। क्रिसिल तो पास्ट का केस स्टडी था। राम भगवान ने रावण को मारा इन त्रेता युग, कृष्ण भगवान ने कंस को मारा इन द्वापरा युग। यहां पे दोनों जगह कॉमन क्या है कि विष्णु भगवान के अवतार थे। और इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ट्रुथ विन्स ओवर इविल। नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की अगर बात करूं तो यूएस में गाइको करके एक कंपनी है, इट हैज ऑलरेडी बीन अ मल्टी बैगर। बेंजामिन ग्रेहम ने इसमें बहुत बड़ा पैसा बनाया था, उसका लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस ये स्टॉक था। एंड बेंजामिन ग्राहम इज नन अदर देन गुरु ऑफ वॉरेन बफेट। तो उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, तब उन्होंने ये शेयर लिया था। और इसी तरह यूनाइटेड हेल्थ एंड मर्कल, ये दो कंपनीज भी यूएस में है, दे हैव आल्सो बिकम मल्टी बैगर्स। तो हमें अभी कनेक्ट द डॉट्स करना है। लास्ट ईयर इंडिया में एक कंपनी लिस्ट हुई है विच इज बैक्ड बाय राकेश झुनझुनवाला, ही इज अ प्रमोटर नाउ इन दैट कंपनी। उसका सेकेंड हाईएस्ट होल्डिंग है आफ्टर टाइटन। और कंपनी कौन सी है वो भी मैं आपको बताता हूं। सो इट सीम्स लॉजिकल दैट बिफोर of even thinking of buying any common stock, the first step is to see how money has been successfully made in the past. Past में कैसे पैसे बने वो अगर हम जज कर पाते हैं तो अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कनेक्टिंग द डॉट से हम पैसा बना सकते हैं। सो द स्टॉक इज नन अदर देन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। अभी हम थोड़े कंपैरिजन देखते हैं। यूनाइटेड हेल्थ जो वहां पे ऑलरेडी मल्टी बैगर है, इट इज ग्रोइंग एट 12%। स्टार हेल्थ इज ग्रोइंग एट 22%। प्री कोविड आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, यूनाइटेड हेल्थ का था 25%, स्टार हेल्थ का है 18% प्री कोविड। मार्केट शेयर यूनाइटेड हेल्थ का 14%, स्टार हेल्थ डोमिनेट कर रहा है, 33% मार्केट शेयर इन रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस। यूएस का पॉपुलेशन इज 33 करोड़, इंडिया का मैंने 80 करोड़ लिया है क्योंकि टारगेट ऑडियंस अपना इतना ही है, हमें 140 करोड़ तक जाना नहीं है, क्योंकि वी ऑल नो के बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग भी इंडिया में है। तो 80 करोड़ इज द टारगेट ऑडियंस। मार्केट कैप ऑफ यूनाइटेड हेल्थ इन यूएस इज टुडे 37 लाख करोड़, 37 लाख करोड़। स्टार हेल्थ का कितना है मार्केट कैप, सिर्फ 37,000 करोड़।
हॉस्पिटल नेटवर्क यूनाइटेड हेल्थ का कितना है? 6500। नेटवर्किंग से क्या होता है हॉस्पिटल टाई अप से कि भाई फ्रॉड्स कम होते हैं। वो लोग टेबल पे बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि भाई सर्जरी अगर कोई आता है सर्जरी के लिए तो हाउ मच दे हैव टू, कितना क्लेम कर सकते हैं और कितना वो उनको मिलेगा। तो टाई अप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर। यहां पे कितना है स्टार हेल्थ का? 12,800 हॉस्पिटल्स। यूनाइटेड हेल्थ हैज ऑलरेडी बिकम मल्टी बैगर इन लास्ट 24 ईयर्स। स्टार हेल्थ आईपीओ आया था लास्ट ईयर दिसंबर में, वहां से इट वाज डाउन 48%, स्टिल इट इज डाउन अराउंड 25%. So this company has all the ingredients to become big. रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस, क्रिसिल का रिपोर्ट है नेक्स्ट 10 इयर्स में 20% से ग्रो करेगी। बहुत कम सेक्टर्स इंडिया में है जो 20% से ग्रो करने वाले हैं फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स, एंड रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस इज वन बिकॉज अंडर पेनिट्रेशन है। 63% इज स्पेंड आउट ऑफ पॉकेट इन इंडिया ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, ग्लोबल एवरेज 16% की है, तो ग्रोथ भी इसलिए ज्यादा आएगा। यहां पे स्टार हेल्थ के पास थर्ड पार्टी अश्योरेंस भी खुद का है, यानी खुद एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो दिस इज अ मोट, इससे लॉट ऑफ कॉस्ट इज सेव्ड। एजेंट नेटवर्क, आज LIC सबसे बड़ी इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसके एजेंट नेटवर्क है 8.5 lakhs, स्टार हेल्थ के पास है 5.5 lakhs, एंड दिस ईयर दे आर गोइंग टू एड 1 lakh मोर, सो 6.5 lakh होने वाले हैं। दे वेंट इनटू लॉस बिकॉज ऑफ कोविड के वजह से लॉस आया है। क्रिसिल याद है ना, वन टाइम लॉस, यहां पे भी वन टाइम लॉस कोविड के वजह से, एंड कोविड वंस इन 100 ईयर इवेंट है, मेरा तो कम से कम ये मानना है। हमेशा अभी कोविड आने वाला नहीं है, दूसरा भी ऐसा कुछ फ्रीक्वेंटली तो नहीं आने वाला है। फोकस ऑन वन थिंग, स्वामी विवेकानंद जी का कोट है कि टेक वन आइडिया एंड टेक इट वेरी सीरियसली। इन्होंने एक ही आइडिया लिया है, रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस, उनके नाम में ही है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। एक आपको कंपैरिजन दूं, पॉलिसी बाजार जो लास्ट ईयर लिस्ट हुआ था, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी बहुत आती है, अच्छी एडवर्टाइजमेंट होती है, उसने लास्ट ईयर 1500 करोड़ का सेल्स किया। स्टार हेल्थ वही एक साल में 1550 करोड़ अपने एजेंट्स को कमीशन देता है, और फिर भी अभी एक महीने पहले दोनों का मार्केट कैप सेम था। सो सी, मार्केट भी कोई बार कितना रॉन्ग हो सकता है, ये हमें समझना है। So the best things that happen to us is when great companies get into temporary trouble. See, this is how we think. ये मुझे आपके साथ शेयर करना था, इसलिए ये केस स्टडी मैंने लिया। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी कंपनी को we need to view it as an unfolding movie and not as a still photograph. आज के P&L, आज के बैलेंस शीट से नहीं देखना है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखना है कि हाउ द कंपनी इज डूइंग, राइट? तो थिंक लाइक अ ओनर अगेन। इन्वेस्टर की तरह सोचेंगे तो अभी स्टिल फोटोग्राफ की तरह ही सोचेंगे, ओनर की तरह सोचेंगे तो लंबा सोच पाएंगे। सो दिस इज अगेन वन कंपनी, यूनाइटेड स्पिरिट्स। सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूं कि इट इज नाउ रन बाय अ वुमन। इंडिया की लार्जेस्ट दारू की कंपनी इज रन बाय अ वुमन। सी, दिस इज द चेंज इंडिया में अभी हो रहा है, राइट? दारू इज सब टेबू मानते हैं, राइट? और तो भी उसमें वुमन इज अ नंबर 1 पर्सन। यहां पे आप देखो हाउ द मूवी इज अनफोल्डिंग। विजय माल्या के पास ये कंपनी जब थी तब उसका डेट इक्विटी रेशियो था 7.6। ये पूरी बैलेंस शीट उन्होंने क्लीन की, इट इज ऑलमोस्ट नाउ डेट फ्री। नेट डेट 8,300 करोड़ का था, नाउ इट इज जस्ट 342 करोड़। इंटरेस्ट कॉस्ट 1,323 करोड़ का तो सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट था, इट हैज कम डाउन टू 88 करोड़। See the movie. Return on capital employed, माल्या के टाइम पे इट वाज नेगेटिव और फिर 7%, नाउ इट इज 25%। यूनाइटेड स्पिरिट में मुझे एक और अच्छी चीज क्या लगती है, दे केयर अबाउट द इकोसिस्टम। यानी ऐसा नहीं है कि मुझे ही सब कमा लेना है, उसके पार्टनर्स को भी वो इतना ही ध्यान देते हैं, चैनल पार्टनर्स, वेंडर्स, सप्लायर्स। तो कोविड के टाइम पे क्या किया उन्होंने, रेस्टोरेंट्स और बार्स को 75 करोड़ रुपीस एक्सपेंस आउट किया आउट ऑफ P&L। दिस इज नॉट CSR एक्टिविटी, CSR तो अलग किया है, उसके अलावा ये किया है। अभी ये किया तो उससे क्या होता है, PE रेशियो बढ़ जाता है और हमें लगता है कंपनी महंगी है।
बट सी ऐसी चीजें हमें देखनी है, दिस इज गुड फॉर देम इन लॉन्ग टर्म। ये जो किया है अभी, ये बार वाले, रेस्टोरेंट्स वाले उनको सपोर्ट करेंगे इन गुड टाइम्स। सेकेंड अनफोल्डिंग मूवी, दिस कंपनी वी बॉट इन 2016, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, जब वो डीमर्जर हुआ था सीजी पावर के साथ। वहां से आप देखो एवरी ईयर दे हैव गेन्ड मार्केट शेयर। तो फैंस में आप देखो फ्रॉम FY16 बाय 21% मार्केट शेयर था, नाउ इट इज 28%। एलईडी में इट वाज 4%, नाउ इट इज 8%। पंप्स में 14%, नाउ इट इज 17%। गीजर्स में फ्रॉम 6%, 13%। कूलर्स में फ्रॉम 2%, नाउ दे आर 8%। ये कंपनी भी डेट में थी वो टाइम पे 2016 में, नाउ इट इज डेट फ्री। और जो फ्री कैश फ्लो अर्न किया उन्होंने, उससे अभी रिसेंटली दे बॉट वन कंपनी बटरफ्लाई गांधीमती, जो किचन अप्लायंसेस में है, साउथ में डोमिनेंट प्लेयर है। तो इन ऑर्डर टू ग्रो उन्होंने ये किया। आई लाइक दिस टाइप ऑफ कंपनीज कि जो ग्रोथ का भी सोचती है, विजनरी भी होती है, कैपिटल एलोकेशन अच्छी तरह करती है। सो अगेन हम थोड़ा कंपेयर करते हैं। यूएस की बिगेस्ट लिकर कंपनी इज माउटाई। चाइना की बिगेस्ट लिकर कंपनी इज माउटाई। चाइना में 2006 में वहां पर कैपिटा $2000 क्रॉस हुआ था। इंडिया में अभी लास्ट ईयर हुआ है। माउटाई का तब मार्केट कैप कितना था? सिर्फ $3 बिलियन। आज माउटाई का मार्केट कैप है $364 बिलियन, 121 टाइम्स इन 16 ईयर्स। इंडिया ने अभी क्रॉस किया है, और हमारे यूनाइटेड स्पिरिट जो अगेन लार्जेस्ट लिकर कंपनी है, उसका मार्केट कैप है $8 बिलियन। नाउ यू हैव टू गेस कि ये नेक्स्ट 20 ईयर्स में कहा जा सकती है। कनेक्टिंग द डॉट्स। सो इफ यू कांट एक्सप्लेन इट टू अ 6-year-old, मैं हमेशा मानता हूं कि अगर आप किसी को खड़े खड़े नहीं समझा सकते अपनी स्टॉक आइडिया, तो आपने खुद ही वो आइडिया नहीं समझी है बराबर। आई डोंट बिलीव इन कॉम्प्लेक्स थिंग्स, आई बिलीव इन सिंप्लिसिटी। Again, one unfolding movie. This stock we bought in 2012, Supreme Industries. अब देखिए किस तरह से सेल्स जा रहा है, पैट जा रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है, मार्केट कैप बढ़ रहा है। अभी उसमें भी बीच में सेटबैक आए थे। FY16 में आप देखो, पैट वेंट डाउन फ्रॉम 316 टू 213 करोड़। ऐसे टेम्पररी सेटबैक्स आते हैं कंपनीज में। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या टेम्पररी प्रॉब्लम है। टेम्पररी प्रॉब्लम है तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय मोर। अगेन ये बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक्स इस बार एनुअल रिपोर्ट में मैंने देखा। अगेन अमृतकाल में एक अच्छी चीज हमें और देखनी है ये कि भाई टाइटन सोल्ड 100 करोड़ ज्वेलरी एवरी मंथ थ्रू वीडियो कॉल्स। भाई ज्वेलरी वीडियो कॉल से कौन खरीदता है और वो भी 100 करोड़ पर मंथ। डिजिटल इंडिया, क्या क्या हो रहा है इंडिया में, राइट? ये भी एक बहुत लोगों के मन में प्रश्न होता है कि भाई कोई स्टॉक बहुत बढ़ गया है, ऑलरेडी लीडर है, तो अभी उसमें कितना पैसा बनेगा। दिस इज अ प्राइम एग्जाम्पल। Apple was up 2000 times before Warren Buffett bought it. वॉरेन बफेट ने 2016 में खरीदा, उसके पहले वो ऑलरेडी 2000 टाइम्स बढ़ चुका था, और वहां से आज तक अगेन इट इज अप 4 टाइम्स। सो वॉरेन बफेट ने वहां से भी 4 टाइम्स पैसा बनाया है। सो ये टेरी स्मिथ करके एक यूके के फंड मैनेजर है, वो हमेशा बोलते हैं यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन द नेक्स्ट बिग थिंग, यू वांट टू इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट हैव ऑलरेडी वन। हमें जिस कंपनी ने प्रूव करके दिखाया है उसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो स्ट्राइक रेट ज्यादा रहने की गुंजाइश है। ये भी एक बहुत डिबेट चल रही है आजकल कि भाई ये सब स्टॉक्स बहुत महंगे हैं ऑन प्राइस अर्निंग रेशियो अगर देखें तो, बट सी मैं ऐसा मानता हूं कि दे डिजर्व इट। और वो कैसे? तो मैनेजमेंट में ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मार्केट ये चीजें भी देखता है जो क्वालिटेटिव चीजें हैं, ये आपको P&L बैलेंस शीट में नहीं दिखेगी, जैसे कि ट्रस्ट, कल्चर, स्केलेबिलिटी, डेलीगेशन, फोकस, इंटीग्रिटी, पैशन, ये सब के भी मार्क्स होते हैं। ये सब से भी आपको प्राइस अर्निंग ज्यादा मिलता है। दिस इज द बेस्ट स्लाइड, मेरा ये फेवरेट स्लाइड है आज का, कल्चर। आदित्य घोष जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडिगो एयरलाइंस के, उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू में बताया था कि आई न्यू 12,000 एम्प्लॉयज बाय देयर नेम। सी ये चीज आपको कई P&L में नहीं दिखेगी।
और वो बोलते हैं आई एम द बिगेस्ट यूनियन लीडर, कोई दूसरा यूनियन लीडर खड़ा हो उससे पहले मैं ही हो जाता हूं, आई केयर फॉर माई एम्प्लॉयज। दिस इज द टाइप ऑफ कंपनीज वी लव, जो एम्प्लॉयज की भी इतनी ही ध्यान रखता है। आवर फ्लाइट अटेंडेंट्स विल वेयर हाई क्वालिटी टेनिस शूज। अकाशा एयरलाइंस, जो अभी राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्ट किया है, इज अ प्रमोटर, वहां पे जो फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं उन्होंने क्या सोचा कि फ्लाइट अटेंडेंट्स ज्यादातर खड़े ही रहते हैं, तो उनको बेस्ट कंफर्टेबल शूज देने चाहिए, तो टेनिस शूज उन्होंने खरीद के दिए। सी कितना थिंकिंग है, कितना अलग तरीके का थिंकिंग है। टीसीएस लास्ट 50 ईयर्स में, 5 डिकेड में सिर्फ 4 लीडर पैदा किए, यानी वहां ट्रांजिशन होता ही नहीं है, जो टॉप पे रहता है वही रहता है, और सब होम ग्रोन लीडर्स हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बाहर से उनको लीडर लाना पड़ा। दिस स्पीक्स अ लॉट अबाउट देयर कल्चर। अभी मैं टाइटन की एनालिस्ट मीट में गया था, वहां पे एक एनालिस्ट ने थोड़ा बुरा भरा बोला एक्स टाइटन एमडी के लिए कि भाई उसका कैपिटल एलोकेशन बराबर नहीं था। तो जो अभी रनिंग एमडी है वो तुरंत खड़ा हो गया और उन्होंने बोला ऐसा है ही नहीं, एंड ही एक्सप्लेन्ड, ही टुक पक्ष, उसने पक्ष लिया वो फॉर्मर एमडी का। दिस स्पीक्स अबाउट द कल्चर ऑफ टाटा। इसी तरह Naukri.com के संजीव बिखचंदानी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अल्टीमेटली ऑल द बिजनेसेस आर अबाउट पीपल, इवन द मोस्ट हाईटेक वंस। जोमेटो, नाइका, ये सब में भी अल्टीमेटली पीपल मैटर्स, राइट। कैपेसिटी टू सफर, मैं यहां पे एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 1993 में एक कंपनी लिस्ट हुई थी। 1994 में दे डिसाइडेड, ये आईटी कंपनी थी, दे डिसाइडेड इन 1994 कि हमारा जो टॉप क्लाइंट है, जो हमें 25% रेवेन्यू दे रहा है, वो हमें नहीं चाहिए, उसको डिस्कार्ड कर देना है। क्यों डिस्कार्ड कर देना है? क्योंकि वो मार्जिन कम देता है। तो बोर्ड में ये डिसीजन लिया कि भाई शॉर्ट टर्म में ये एम्प्लॉयज के लिए भी अनफ्रेंडली है और लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छा नहीं है, तो हमें फोकस करना है कि अच्छे मार्जिन वाले दूसरे क्लाइंट्स को लेके आए, इसको हमें नहीं रखना है। तो उन्होंने क्या किया, बॉम्बे जाके वो टाइम पे एनालिस्ट मीट की, फर्स्ट एनालिस्ट मीट ऑफ इट्स काइंड, और वहां पे एनालिस्ट कम्युनिटी इन्वेस्टर्स को बताया कि नेक्स्ट क्वार्टर से हमारा 25% टॉप लाइन कम हो जाने वाला है, राइट। सोचिए आज के जमाने में अगर ऐसा न्यूज आता है कि भाई 25% आपका टॉप लाइन जाने वाला है, स्टॉक की हालत क्या होगी? 20% नीचे की सर्किट। वो टाइम पे ये स्टॉक नहीं टूटा था। एंड दिस कंपनी इज नन अदर देन इन्फोसिस। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति बोलते हैं कि सब एनालिस्टों ने हमारी तारीफ की कि यू आर द फर्स्ट वन टू टेल अस कि भाई ये होने वाला है, तो वी स्टैंड बाय यू। और सोचो किसी ने एनालिसिस पैरालिसिस किया होता और इन्फोसिस का शेयर वो टाइम पे बेच दिया होता, तो बेस्ट वेल्थ क्रिएशन ऑफ इन्फोसिस हैपेंड आफ्टर दैट। 94 के बाद मैक्सिमम वेल्थ बनी है। दिस इज कैपेसिटी टू सफर, थिंकिंग लाइक अ ओनर एंड नॉट लाइक अ इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। दूसरा भी एक व्हाई क्वालिटी मैटर्स। वी ओन वन कंपनी, पेज इंडस्ट्रीज, जॉकी, सबसे महंगी कंपनी है, एक्सपेंसिव है, लेकिन उसका रिसीवेबल डेज सिर्फ 16 है, 16। उसके सामने दूसरी कंपनीज है लक्स, रूपा, डॉलर, ये सब के आप रिसीवेबल डेज देखोगे इट इज मोर देन 100। ये तो ठीक है चलो, लेकिन लास्ट क्वार्टर में एक अनाउंसमेंट आता है एक पीयर कंपनी का ही, ये 3 में से, कि भाई इनके प्रमोटर इनसाइडर ट्रेडिंग में उनका नाम है, सेबी ने उनके गाइडलाइन दी है, और ये स्टॉक 2 दिन में 40% टूट जाता है। ऐसी ही दूसरी एक कंपनी है, ये भी अगेन चीपली वैल्यूड है, लेकिन वहां पे रिजल्ट के दिन न्यूज आते हैं कि भाई सीईओ और सीएफओ दोनों एक ही दिन पे रिजाइन कर रहे हैं। अगेन सम फिशी थिंग, वो स्टॉक 2 दिन में 40% टूट जाता है। दोनों सस्ते स्टॉक हैं, पेज इंडस्ट्रीज महंगा स्टॉक है। आज पेज ऑल टाइम हाई पे है, 48,000 का भाव है। ये दोनों शेयर, लक्स इज डाउन 60% फ्रॉम इट्स हाई, रूपा इज डाउन 40% फ्रॉम इट्स हाई। सो सिर्फ पी रेशियो पे जज करना वो भी एकदम बराबर नहीं है। सो अभी कमिंग टू हाउ आर द कंडीशंस टुडे।
वी आर वेरी बुलिश ऑन बैंकिंग सेक्टर पे वी आर वेरी बुलिश एंड स्पेशली लार्जर बैंक्स. वी फील के एनपीए साइकिल इज बिहाइंड अस एंड क्रेडिट साइकिल इज अहेड ऑफ अस. अभी केपेक्स साइकिल चालू हुई है और वो चलने वाली है. दूसरा, बैंक्स में एक चीज मैंने हमेशा देखा है कि हम सब एसेट साइड पे ज्यादा फोकस करते हैं, एनपीएस पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन लायबिलिटी फ्रेंचाइज पे बहुत कम लोग फोकस करते हैं. हमें यह देखना है कि टफ टाइम में हमारी बैंक ऐसी होनी चाहिए कि जहां पे डिपॉजिटर्स अपनी डिपॉजिट विड्रॉ ना करें. वो ट्रस्ट होना चाहिए वो बैंक्स में. सो वी ट्राई टू बाय दिस टाइप ऑफ बैंक्स. और दूसरा, आप क्रेडिट ग्रोथ देखिए, दे आर ग्रोइंग एट 20-25%. Look at ICICI, look at HDFC, they are growing at 20%. लास्ट 1.5 ईयर से FII का रिलेंटलेस सेलिंग है, इसके वजह से भी काफी स्टॉक्स नहीं चले हैं. लास्ट 3 इयर्स में HDFC ने पूरी एक कोटक बैंक ऐड कर दी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर. 7% से 10% हो गया है एंड कोटक बैंक का ऑलमोस्ट 2.5% मार्केट शेयर है. तो भी शेयर प्राइस इज नोवेयर, शेयर प्राइस जस्ट 3% केगर से बढ़ा है. काफी बार हमें इस तरह भी देखना होता है. दूसरा, इंडियन कॉर्पोरेट बैलेंस शीट आज डिलेवरेज हो गई है. 11 इयर्स पहले निफ्टी 500 स्टॉक्स का एनालिसिस अगर किसी ने किया हो तो तब डेट इक्विटी रेशियो वाज 0.62. नाउ इट इज जस्ट 0.19. सो डेट इक्विटी हैज कम डाउन फ्रॉम 0.62 टू 0.19. कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो हैज बॉटम्ड आउट. 2020 में it was 2%, 2008 में it was 8%, and today it is around 4-5%. PE रेशियो अगर हम देखें ओवरऑल इंडेक्स का तो वी आर बिलो हिस्टोरिकल एवरेज. प्राइस टू बुक भी अगर हम देखें तो 3.5 हिस्टोरिकल एवरेज है, वी आर एट अराउंड 3. हम लोग ने ग्रोथ देखा ही नहीं एक्चुअली लास्ट 10 इयर्स में. रियल ग्रोथ तो 2003 और 2008 में हुआ था. तो अमृत काल में व्हाई इट कांट रिपीट. यहां पे आप देखो सेल्स ग्रोथ 2003 और 8 में क्या हुआ था, इट वाज 25% केगर. पेट ग्रोथ कितना था, 37% केगर. मार्केट कैप रोज बाय 53% और रिटर्न ऑन इक्विटी वाज अप फ्रॉम 10% टू 22%. मैं मानता हूं कि मोस्ट ऑफ द एफआईआई सेलिंग हैज बीन एब्जॉर्ब्ड और काफी कुछ एफआईआई ने बेच दिया है. टू गिव यू सम फिगर्स, लास्ट 1.5 साल में एफआईआई ने मोर देन 3 लाख करोड़ का सेलिंग किया है. और कैसे एब्जॉर्ब हुआ है, थैंक्स टू यू ऑल. आप सब ने एसआईपीज की, पीएमएस में पैसे दिए, म्यूचुअल फंड्स में पैसे दिए. एसआईपी का फिगर अभी क्या है, 12,276 करोड़ पर मंथ. हर महीने इतना पैसा आ रहा है. और कितने लोग ये पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 5.54 करोड़ पीपल. सो दिस इज what we think about the market. और before ending ये एक चीज बतानी थी आप सबसे कि जितना भी हम have more than you show and speak less than you know, and I know some of the people over here कि जो ये प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि हिमांशु भाई है, उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप बहुत कम बोलते हैं, आप लर्न अभी भी करते रहते हैं. आनंद भाई है, आनंद भाई को हम मिलने गए थे तो वो बोलते ही नहीं है, हमें ही बोलना पड़ता है, वो तो बस सुनते रहते हैं. इसी तरह यहाँ पे डॉक्टर रमेश भाई आए हैं, वेरी नॉलेजेबल पर्सन बट स्टिल काम कूल रहते हैं, विजडम अपना बनाए रखते हैं, राइट. तो ऐसे ऐसे हमें बनना है लाइफ में. एंड अगेन सी, हमारा सबका पैसा ज्यादा कहाँ होना चाहिए, तो डीमैट अकाउंट में होना चाहिए. और डीमैट अकाउंट दिखता नहीं है पर वो रियल वेल्थ है. दिखता कहाँ पे है, तो भाई फार्म हाउस है, फ्लैम्बॉयंट कार है, तो वो पैसा दिखता है सबका, लेकिन ये पैसा नहीं दिखता है. A legend retires from our industry. HDFC म्यूचुअल फंड के प्रशांत जैन, 31 years of career. He has already made 100 bagger. अगर इसके प्लान में किसी ने पैसा डाला होता इनके प्लान में, NAV 10 का 1000 के ऊपर है, तो 100 bagger म्यूचुअल फंड में भी बना है इंडिया में, राइट. और आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही स्टिक्स टू हिज फिलॉसफी. He was bullish on PSUs, पब्लिक सेक्टर. सब उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये क्या लेके बैठ गया है, लेकिन he sticked with that और अभी उसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं. सो इंपॉर्टेंट यही होता है, फंड मैनेजर शुड स्टिक टू हिज स्टाइल. वो आज ये चल रहा है तो ये ले लो, आज वो चल रहा है तो वो फैशन में चले जाओ. वो फंड मैनेजर कभी लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ नहीं क्रिएट करता है. एंड ही हैज प्रूवन दिस, राइट.
अगेन मैंने जब मेरा फिलोसॉफी डिजाइन किया था तो आई लुक्ड अप टू हिम, ही वॉज वन ऑफ माई मेंटर, मैंने उनसे बहुत सीखा है. एंड बिफोर एंडिंग, दिस इज नाउ द न्यू इंडिया, राइट? तो मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं. 2008 की बात है, क्रिकेट की बात है. कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज चल रही थी ऑस्ट्रेलिया में, बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका. ट्राई सीरीज थी और उसमें श्रीलंका वॉज ऑलरेडी आउट. तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच का फाइनल था और पहली मैच इंडिया जीत चुका था और दूसरी मैच जीतने वाला था. 10 रन चाहिए थे, 20 बॉल बाकी थे. MS धोनी स्ट्राइक पे थे विथ रोहित शर्मा. MS धोनी ने ड्रेसिंग रूम से 12th मैन को बुलाया कि भाई मेरे को ग्लव्स चेंज करना है, वो बहाने से. जनरली क्या होता है, ड्रेसिंग रूम से कोच भेजते हैं किसी को टू सेंड सम मैसेज. यहाँ पे उल्टा हुआ था, MS धोनी क्रीज पे था, उसने बुलाया मैसेज देने के लिए. उसने मैसेज क्या सेंड किया, 12th मैन को क्या बोला कि वहां जाके ड्रेसिंग रूम में बोलना सबको, डोंट शो ओवर एक्साइटमेंट, उछलना कूदना नहीं है. ऑस्ट्रेलियंस को ये रियलाइज कराना है कि वी आर हियर टू स्टे. हम लोग अभी जीतने वाले हैं, फ्रीक्वेंटली जीतने वाले हैं, कंसिस्टेंटली जीतने वाले हैं. तो आप ऐसा मत समझो ये लक बाई चांस हो गया, ये फ्लुक में हो गया है. दिस इज द न्यू इंडिया नाउ. और फिर वो मैंने वीडियो भी देखा है और उसने बोला कि आप सब उनको बोलना कि फर्मली हैंड शेक करे और अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है. सो अभी जो लायन में जो ये कंट्रोवर्सी भी काफी हुई थी, ये लायन इज नाउ रोरिंग लायन. दिस इज वो सर्जिकल स्ट्राइक वाला अभी लायन है. इंडिया अभी शांत बैठने वाला नहीं है. सो थैंक यू very much for patiently listening. Thank you.